हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर में। और दोस्तों, हम देख रहे थे भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि, जिसमें अपन देख रहे थे कि किस तरह से अंग्रेज भारत में आए, वो व्यापार करने के लिए आए थे और धीरे धीरे उन्होंने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया और अपने नियम अपने हिसाब से थोपने लगे। तो इन्हीं नियमों और शोषण की वजह से भारतीय जनता में असंतोष देखने को मिला और धीरे धीरे भारतीयों में राजनीतिक चेतना का विकास होने लग गया। तो इसी कड़ी में पहले हम देखते हैं कि भारत में संविधान की मांग उठने लगी कि भारतीयों के लिए भी अपनी एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। और इसी कड़ी में आगे देखते हुए हम देखते हैं कि 1895 में सबसे पहली बार मांग करते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो उसके बाद में महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। तो फिर इसी मांग को धीरे धीरे हम ड्राफ्ट में पेश करने लगे। तो पहले ड्राफ्ट पेश किया था मोतीलाल नेहरू ने, और इसके बाद में हमने संविधान सभा की लगातार मांग जारी रखते हुए लगातार प्रयास करते रहे, लगातार आंदोलनरत रहे हम भारतीय, और धीरे धीरे हम स्वतंत्रता की तरफ कदम बढ़ाते गए। इसी कड़ी में अब हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन की ब्रिटिश सरकार को द्वितीय विश्व युद्ध में कमजोर स्थिति होने के कारण भारतीय जनता के सहयोग की तीव्र आवश्यकता थी और ये भारतीयों के लिए एक सुनहरा अवसर था। तो इसी दौरान ब्रिटेन ने क्या किया, भारतीयों को स्वतंत्रता देने के लिए एक मिशन भारत भेजा, जिसे हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। और क्रिप्स मिशन के बाद में एक मिशन आया जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो हम देख रहे थे कैबिनेट मिशन, तो इसमें हम देख रहे थे कि ये आया था सर पैट्रिक लॉरेंस। किसकी अध्यक्षता में आया था? ये सर पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत आया था, जो कि उस समय की तत्कालीन भारत मंत्री या भारत सचिव थे, सर पैट्रिक लॉरेंस। तो इनकी अध्यक्षता में भारत में आया था कैबिनेट मिशन। ये इस मिशन के अध्यक्ष थे और इसके दूसरे सदस्य थे सर एवी अलेक्जेंडर। कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। ये इसके दूसरे सदस्य थे। ये नेवी के मंत्री थे। किसके? नेवी मंत्री। नेवी के अध्यक्ष या नेवी मंत्री थे। और इसके अलावा तीसरे सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि पहले भी भारत में आ चुके थे। तो इन तीनों के तीन कैबिनेट मंत्री थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में भारत में आया कौन? कैबिनेट मिशन। ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। कौन? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो इन्होंने भारतीय नेताओं से बातचीत करके एक प्रारूप पे प्रस्तुत किया, जिसे एक कब प्रस्तुत किया था? इन्होंने प्रस्तुत किया था 16 मई 1946 को। 1946 को यह प्रारूप प्रस्तुत किया था इन्होंने। और ये मिशन भारत में आया था, कब आया था? 24 मार्च 1946 को। ये 24 मार्च 1946 को ये मिशन भारत में आया था। तो हम देखते हैं कि 16 मई 1946 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्या की? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो 16 मई 1946 को इस कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें इसके कुछ प्रावधान थे जो हम देखते हैं, जिनमें इसका पहला प्रावधान था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पूरा देखते हैं एक साथ। तो हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन की इस रिपोर्ट के क्या प्रावधान थे, जिसमें पहला हम देखते हैं कि चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। जो संविधान सभा का चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। ये अप्रत्यक्ष रीति से होगा। और ये सांप्रदायिक आधार पे चुनाव होने थे। किसके आधार पे होने थे? सांप्रदायिक आधार पे। सांप्रदायिक आधार पे चुनाव होने थे। इसका आधार सांप्रदायिक रखा गया
और इसका एक प्रावधान ये था कि जो यह प्रत्यक्ष चुनाव होने थे, ये किस कौन से, ये 1900 जो अपना 1935 का अधिनियम था, इसी के माध्यम से जो प्रांतीय विधानसभाएं स्थापित की गई थी, उन्हीं के सदस्यों के द्वारा ये चुनाव होना था। प्रांतीय विधानसभा 1935 के अधिनियम की प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा ये किया जाना था, ये चुनाव 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, इसी के द्वारा जो प्रांतीय विधानसभाएं थी स्थापित, प्रांतीय विधानसभाएं, जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, इन्हीं के माध्यम से चुनाव होने थे और ये अप्रत्यक्ष रीति से होने थे। और इसमें से इसका आधार रखा गया सांप्रदायिक, और इसमें जो संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव होगा। ये 1 लाख जनसंख्या, 1 लाख की जनसंख्या का 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। संविधान सभा के जो सदस्य थे, ये एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इसका आधार जनसंख्या रखा गया कि जनसंख्या कितनी होगी, एक सदस्य पे 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य होगा। और टोटल इस आधार पर उस समय की जनसंख्या थी 40 करोड़ के लगभग थी पूरे भारत की। तो इस आधार पे रखा गया कि 300, संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य कुल होंगे। कुल सदस्य संविधान सभा में होंगे, किसमें होंगे, संविधान सभा में। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 389। इसमें से 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से होंगे। किससे होंगे, प्रांतीय विधानसभाओं। 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से होंगे। इतने सदस्य तो प्रांतीय विधानसभा हो गएंगे। और 4 सदस्य, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रखी गई 389। कितनी रखी गई, 389 सदस्य संविधान सभा के रखे गए। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई। तो इसमें से जो 292 सदस्य थे, 292 सदस्य ये तो थे क्या, ये 292 सदस्य थे प्रांतीय विधानसभाओं के। क्या थे, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य, प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधि होंगे। प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से चुने जाते। और इसके अलावा जो 4 सदस्य थे, ये थे चीफ कमिश्नरी, जो प्रांत है ना, चीफ कमिश्नर, जो चीफ कमिश्नरी थी, उसके सदस्य थे 4, जिसमें से अजमेर, क्या थे, जो अपना अजमेर, दूसरा कौन था, ABCD के हिसाब से थे, जो प्रदेश थे ना। तो दूसरा था अपना बलूचिस्तान, तीसरा कुर्ग,
और आखिरी वाला अपना था दिल्ली। तो ABCD के हिसाब से इनको देख लेते हैं। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी, वैसे चीफ कमिश्नरी प्रदेश भारत में 6 थे, लेकिन उनमें से जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रदेश थे, प्रांत थे, उन्हीं में से 4 सदस्य लिए गए संविधान सभा में। और इसके अलावा जो कितने थे, इसके अलावा जो 93 सदस्य थे, 93 सदस्य, जो 93 सदस्य थे, ये किसके थे? ये थे अपने जो देशी रियासतें थी ना, ये अपने देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधि 93 थे। तो इनका मनोनयन होना था। जो 93 सदस्य थे, इनका क्या होना था? मनोनयन। इनका होना था अपना मनोनयन। ये सदस्य मनोनीत होने थे, इनका चुनाव नहीं होना था। चुनाव केवल होना था वो 296 सदस्यों का होना था, 292 प्लस 4 सदस्यों का, इनका केवल इनका चुनाव होना था। जो भी रीति क्या थी इसकी? अप्रत्यक्ष चुनाव होना था इनका। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रांतीय विधानसभाओं और जो देशी रियासतें और जो चीफ कमिश्नरी प्रदेश, उनको मिलाकर अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना का प्रयास किया गया, उसमें उसकी सदस्य संख्या रखी गई 389। उसमें से 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रदेशों के, और उसके अलावा जो 93 सदस्य थे वो थे अपने देशी रियासतों से, जिनका मनोनयन होना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं हम। तो 389 सदस्य थे, इनमें से 296 सदस्यों का क्या होना था? चुनाव होना था। 296 सदस्यों का चुनाव होना था। तो इन्हीं सदस्यों में से क्या हुआ? इनका चुनाव करना था। इनका चुनाव कौन करते? जो प्रांतीय विधानसभाएं जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित प्रांतीय विधानसभाएं थी, उनके सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होना था। तो उन सदस्यों की संख्या थी कितनी? 1585। इन सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1585 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य थे। ये थे प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य। तो ये इन सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव किया जाना था, 296 सदस्यों का। और 296 सदस्यों में से हम देखते हैं कि इनमें महिलाओं की संख्या थी। महिला सदस्य कितने थे इसमें? 15 महिलाएं इसमें शामिल थी। और इसके अलावा जो SC ST का प्रतिनिधित्व भी इसमें था। ST और SC का प्रतिनिधित्व भी इसमें था। तो इसमें ST की संख्या थी 33, SC की 26 थी। और इसके अलावा जो सांप्रदायिक आधार पर चुनाव थे, तो हम देखते हैं कि जो सामान्य कैटेगरी थी, क्या थे? सामान्य या जनरल, हम जिसे जनरल भी बोलते हैं, जनरल कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में से थे 213 सदस्य। और इसके अलावा जो मुस्लिम कैटेगरी थी, मुस्लिम, इनके लिए 79 स्थानों का आवंटन किया गया था, 79। और इसके अलावा जो सिख कम्युनिटी थी, जो सिख समुदाय था, क्या था? सिख समुदाय। इसके लिए 4 सदस्यों का चुनाव होना था। तो इस तरह से संविधान सभा के सदस्यों का बंटवारा था। इसमें 15 महिलाएं, ST SC और सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था जनसंख्या के हिसाब से।
तो हम देखते हैं कि इतने सदस्यों का इस तरह से धार्मिक आधार पे और जनसंख्या के आधार पे इनका चुनाव हुआ। तो 296 सदस्यों के चुनाव का क्या परिणाम रहा और उससे किस तरह की जो संविधान सभा है उसका कैसा सिनेरियो में देखने को मिला, क्या स्थिति रही और इसके बाद में देश में क्या स्थितियाँ बनी, तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बहुमूल्य आपका, तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास के लिए